हाँ जी, अब हम देखते हैं कि ये वाला पोर्शन कैसा आया। मैंने आपको ये बता दिया कि ए से लेके सी तक कैसा आया, ठीक है। ए से लेके बी तक तो प्योरली रिवर्स बायस था, बी के बाद से वो धीरे धीरे फॉरवर्ड बायस की तरफ जा रहा था। तो स्टार्टिंग का जो फॉरवर्ड बायसिंग का जो करंट होता है, जब तक कि कट इन वोल्टेज नहीं आती है, जब तक कि फॉरवर्ड बायस एक्चुअल में नहीं होता हो, ठीक है, तब तक के लिए ये वाला पोर्शन रहता है। उसके बाद ये सी से डी और डी से ई वाला पोर्शन कैसे बना है वो समझते हैं, ठीक है। वही यहाँ पे मेन कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं कि आपको याद है तो ये स्ट्रक्चर था बेसिक, यहाँ ऊपर B2 था, नीचे B1 था, ठीक है। यहाँ पे आपका एमीटर पॉइंट था। तो यहाँ से मान लेते आपने कोई सप्लाई दे दी है, प्लस वोल्टेज दे दी, ठीक है। यहाँ पे ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ से आपने एक सप्लाई वोल्टेज दे दी है। तो P के जितने भी होल्स हैं वो सारे के सारे आपने अंदर की तरफ इंजेक्ट करें, ठीक है। आप उस वोल्टेज पे हो जिसमें कि फॉरवर्ड बायस हो गया, ठीक है। अब हम दूसरे केस की बात कर रहे हैं। पहले हमने देखा था कट ऑफ रीजन, रिवर्स बायस कंडीशन, अब हम जा रहे हैं फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, ठीक है। जब आप उसे यहाँ पे जो वोल्टेज है वो यहाँ के मुकाबले ज़्यादा दे दोगे, ठीक है, तो आपके जितने भी होल्स है वो सारे के सारे इंजेक्ट होंगे। अब यहाँ पे भी आपने क्या वोल्टेज लगा रखी थी, प्लस माइनस करके, ठीक है। तो इधर तो कोई भी होल्स जाने नहीं वाले क्योंकि यहाँ पे प्लस है। तो ऊपर की तरफ B2 की तरफ तो कोई भी होल नहीं जाएगा क्योंकि ऊपर पॉजिटिव है, वहाँ से रिपेल होंगे, तो सारे के सारे होल्स भागते हुए इधर की तरफ आएंगे। तो जैसे आप फॉरवर्ड बायस करोगे तो एकदम से काफ़ी मात्रा के होल्स इस तरफ आएंगे। तो इस तरफ जब आएंगे तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हुआ करता था जिसका नाम था RB1, ठीक है, वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। जैसे ये होल्स इस तरफ की तरफ आएंगे तो वो जो RB1 नाम का रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज़ होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो N रीजन है, N रीजन में जो रेजिस्टेंस RB1 था, ये जो RB1 रेजिस्टेंस था, ये किससे बना था? ये N टाइप सेमीकंडक्टर से बना था। N टाइप सेमीकंडक्टर का जो नीचे वाला पोर्शन था उसमें जो रेजिस्टेंस था वो RB1 था और उसके ऊपर वाला जो रेजिस्टेंस था वो RB2 था, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे होल्स आने लग जाएंगे तो यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। जैसे ही होल्स यहाँ पे आ जाएंगे खूब सारे तो यहाँ पे कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चार्ज कैरियर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही इस पोर्शन में आपकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी बढ़ने का मतलब ये है कि रेजिस्टिविटी का घट जाना, और रेजिस्टिविटी का घटने का मतलब ये है कि आपका रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। तो ये जो RB1 नाम का रेजिस्टेंस है जो पहले था, जिसकी कुछ भी वैल्यू थी, वो धीरे धीरे करके ना डिक्रीज़ होने लग जाती है क्योंकि आपने एकदम से जैसे यहाँ पे इसे फॉरवर्ड बायस करा तो P से जितने भी होल्स हैं वो एकदम से नीचे की तरफ आएंगे। तो जैसे वो अचानक से आएंगे तो इतने सारे चार्ज कैरियर्स यहाँ पे हो जाएंगे कि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस पहले ज़्यादा दिख रहा था वो अब ज़्यादा नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पे अब कंडक्टिविटी बढ़ गई है। तो यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ने के कारण आपका रेजिस्टिविटी घट जाती है। रेजिस्टिविटी घटने का मतलब है कि आपका रेजिस्टेंस भी घट जाएगा। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे चार्जेस और ज़्यादा आने लगेंगे, रेजिस्टेंस घटने लगेगा। अब इस रेजिस्टेंस का घटने का मतलब ये है कि ये डिक्रीज़ होना, और ये डिक्रीज़ होने का मतलब है कि आपका V1 डिक्रीज़ होना, ठीक है। आप इस चीज़ को समझेंगे कि आपका रेजिस्टेंस अगर यहाँ से घटने लग गया क्योंकि वहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ गई है, तो रेजिस्टेंस अगर घटने लग गया तो मतलब V1 बढ़ने लग गया, ठीक है। और V1 अगर घट जाएगा तो ऑब्वियसली आपका VE भी घट जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही ये फॉरवर्ड बायस होगा तो फॉरवर्ड बायस होते ही जो VE की वोल्टेज होगी वो किसके बराबर होने वाली है? प्लस VD प्लस V1। आपकी जो VE की वोल्टेज होने वाली है वो किसके बराबर होने वाली है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में? VE इज इक्वल टू VD प्लस V1, ठीक है, ये इसके बराबर है। जैसे ही फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस होने का मतलब है कि शॉर्ट सर्किट हो गया। शॉर्ट सर्किट हो गया मतलब ये डायोड शॉर्ट हो गया। शॉर्ट होती जो VE वोल्टेज है वो किसके बराबर होगी? अगर मैं यहाँ से चलता हूँ ग्राउंड की तरफ तो यहाँ पे VE इज इक्वल टू प्लस VD फिर आपका प्लस V1, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस माइनस पोलैरिटी थी अगर आपको याद हो, क्योंकि प्लस माइनस V1 यहाँ से मिला था इसे पोलैरिटी, ठीक है। तो जो VE है वो किसके बराबर हो जाएगा? VD प्लस V1 के बराबर, जब आप फॉरवर्ड बायस कंडीशन में हो। और आपका VE VD प्लस V1 के बराबर मतलब VE डिपेंड करता है VD पे भी और V1 पे भी, ठीक है। पर VD तो कांस्टेंट है क्योंकि डायोड का अपना कट इन वोल्टेज है, पर V1 जो है वो वेरी कर रहा है। V1 किस पे डिपेंड कर रहा है? क्योंकि V1 डिपेंड कर रहा है RB1 पे, और RB1 डिक्रीज़ होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे चार्ज कैरियर्स आते जा रहे हैं। चार्ज कैरियर्स आते जा रहे हैं, इसका मतलब कि RB1 डिक्रीज़ होगा। RB1 डिक्रीज़ होगा तो मतलब V1 डिक्रीज़ होगा, और V1 डिक्रीज़ होगा इसका मतलब VE भी डिक्रीज़ होगा। मतलब कि जितना ये कम होगा उतना ये भी कम होता रहेगा, ठीक है। तो इनका फॉरवर्ड बायस बना रहेगा, ये डिक्रीज़ होता रहेगा। ये डिक्रीज़ होगा तो इधर से इसको भी डिक्रीज़ होना पड़ेगा क्योंकि तभी तो एक जो हम KVL बोलते हैं वो लॉ जो है वो फॉलो होना चाहिए। तो वो कैसे फॉलो होगा कि ये वाली वोल्टेज जो होती है VE वो VD प्लस V1 के बराबर होगी, क्योंकि जैसे ये शॉर्ट सर्किट होगा तो ये वोल्टेज इन दोनों के सम के बराबर होगी। पर V1 डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब इसको भी डिक्रीज़ होना पड़ेगा। तो यही कारण है कि जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज कैरियर्स आते जाते हैं तो यहाँ पे करंट बढ़ता जाता है।
क्योंकि यहाँ पे आपका जैसे जैसे चार्ज कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी तो मतलब करंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करंट बढ़ता जाएगा क्योंकि जितने ज़्यादा चार्ज कैरियर्स आएंगे उतना करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो पर रेजिस्टेंस घटता जाता है, करंट बढ़ना मतलब रेजिस्टेंस घटना, ठीक है। तो रेजिस्टेंस घटेगा तो रेजिस्टेंस घटने की वजह से इस पॉइंट पे जो वोल्टेज होती है वो भी उसी के हिसाब से डिक्रीज़ होने लग जाती है जिस हिसाब से V1 डिक्रीज़ होता है, तो VE आपका डिक्रीज़ होने लगता है। तो इसीलिए इस पोर्शन पे जैसे ही आपका डायोड फॉरवर्ड बायस पे जाता है, जैसे ही आपका डायोड यहाँ पे जो PN है ये फॉरवर्ड बायस हुआ, यहाँ से जैसे ही होल्स निकले तो आपका क्या होता है कि इस साइड की वोल्टेज भी इसको देख के डिक्रीज़ होती रहती है, तो आपका VE डिक्रीज़ होने लगता है, पर करंट आपका बढ़ता रहेगा। इसलिए ये वाला पार्ट नीचे तो आया पर थोड़ा आगे की तरफ जाके आया मतलब नीचे भी आ रहा है साथ में आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इसलिए आपका करंट बढ़ता जा रहा है पर आपकी वोल्टेज डिक्रीज़ होती जा रही है क्योंकि V1 डिक्रीज़ होता जा रहा है। और V1 क्यों डिक्रीज़ हो रहा था? क्योंकि RB1 डिक्रीज़ हो रहा है। और RB1 क्यों डिक्रीज़ हो रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टिविटी थी वो डिक्रीज़ होती जा रही है। और वो क्यों डिक्रीज़ हो रही है? क्योंकि यहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। कंडक्टिविटी क्यों बढ़ी? क्योंकि आपने यहाँ से होल्स को एकदम से भेजा, तो जैसे यहाँ पे खूब सारे होल्स आ गए तो यहाँ पे बहुत सारे चार्ज कैरियर्स हो गए, तो जैसे ही चार्ज कैरियर्स हो गए तो यहाँ पे रेजिस्टिविटी घटी, उस वजह से V1 घटा तो VE भी घटा, तो VE नीचे आया, ठीक है। पर आपका करंट इंक्रीज़ करता जा रहा है क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जैसे ही आपका RB1 डिक्रीज़ होता जाएगा तो यहाँ पे करंट और बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो करंट बढ़ता जाएगा, RB1 डिक्रीज़ होता रहेगा और VE भी घटता जाएगा, तो VE घटता गया, ठीक है। फिर एक पॉइंट ऐसा आता है D पॉइंट। ये D पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है कि जब आपका मैक्सिमम जितने होल्स होते हैं, पहले तो स्पीड से इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी तादाद है होल्स की जो कि अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है। और उनको जैसे बस एक पिंजरे से छोड़ने की देरी है, तो जैसे वो छूटे तो इतने सारी क्वांटिटी में छोटे से एरिया में बैठे थे, बहुत सारे मेजॉरिटी कैरियर्स, मतलब हैविली डोप्ड पी रीजन था, तो बहुत सारे मेजॉरिटी कैरियर्स मतलब बहुत सारे होल्स एक छोटे से एरिया में कैद है, तो उनके अंदर एनर्जी बहुत होगी, तो बहुत तेज़ी से जब आए, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे सैचुरेशन आ जाएगा, सैचुरेशन ऐसा आ जाएगा कि आपका जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज़ होना बंद हो जाएगा। पहले जितना था उससे डिक्रीज़ होगा क्योंकि स्टार्टिंग में एकदम से बहुत सारे चार्ज कैरियर्स आएंगे। फिर एक पॉइंट आएगा जब वहाँ पे सैचुरेशन हो जाएगा कि सारे चार्ज आराम से बिखर गए, ठीक है, स्प्रेड हो गए, तो अब उसमें इतना ज़्यादा चार्जेस ऐसा लग नहीं रहा कि एकदम से बहुत सारे चार्जेस की तादाद बढ़ी है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो यहाँ पे कोई भी होल्स नहीं थे, बहुत कम होल्स थे, तो बहुत सारे होल्स आए तो लगा हाँ भैया बहुत सारे चार्जेस बढ़ गए। पर एक टाइम में जब इतने सारे होल्स आ गए, अब वहाँ से नॉर्मल क्वांटिटी में भी आ रहे हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में भी आ रहे हैं, तो नॉर्मल लग रहे हैं क्योंकि एक साथ बहुत सारे आ गए, ठीक है, पहले ही आ चुके हैं। तो अब आपके जो चार्ज कैरियर्स हैं उससे ज़्यादा आपका क्या बोलते हैं उसे रेजिस्टेंस नहीं घटने वाला, तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है। तो रेजिस्टेंस जो आपका ऑलमोस्ट कांस्टेंट हो जाता है तो उसकी वजह से आपका जो V1 है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो V1 जब कांस्टेंट हो जाएगा तो ऑलमोस्ट जो आपका VE है वो भी कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैंने ये जो यहाँ पे बना रखा है एक्चुअली में थोड़ी सी गलती है इसमें, ठीक है, हल्का सा ऊपर जाता है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाता, ये थोड़ा सा फ्लैट जाता है, ठीक है, ये फ्लैट, ये आपका E पॉइंट होगा। इस E पॉइंट को मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, लिख देता हूँ एक्चुअली, ठीक है। तो अब क्या हो जाता है, यहाँ पे आ जाता है सैचुरेशन, ये पॉइंट हो जाता है सैचुरेशन का, ये आपका सैचुरेशन रीजन है, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट होता है इसका नाम बहुत ही ज़रूरी है जानना, इसे बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। और इसी पोर्शन में इस डिवाइस से काम करवाया जाता है। ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन का, इसी पोर्शन में इस डिवाइस से काम करवाया जाता है। कट ऑफ रीजन में भी कोई काम नहीं करवाया जाता। ये वाला जो पोर्शन था ये कट ऑफ रीजन था, आपको बता चुका हूँ मैं पहले, ठीक है। ए से लेके सी तक, सी से लेके डी तक होता है नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। क्यों नाम पड़ा ऐसा बता रहा हूँ। उसके बाद डी से ई तक होता है सैचुरेशन, क्योंकि एक बार जब सारे करंट यहाँ पे सारे होल्स आ गए हैं तो वो ऑलमोस्ट सैचुरेशन वाला पार्ट आ गया, अब रेजिस्टेंस और नहीं डिक्रीज होता, तो जो V1 होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो V1 जैसे ही कांस्टेंट होता है तो आपका VE भी कांस्टेंट हो जाता है, तो फिर VE भी ना ज़्यादा बढ़ता है ना ज़्यादा डिक्रीज़ होता है, ठीक है, वो भी कांस्टेंट ही रहता है। तो इस हिसाब से फिर यहाँ पे आपको मिल जाता है सैचुरेशन, ठीक है। और नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपने ज़्यादातर जब भी देखा है कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है या फिर करंट बढ़ाने से वोल्टेज बढ़ती है, ठीक है। पर यहाँ पे जो केस चल रहा है वो उल्टा चल रहा है, उसे कहते हैं पॉजिटिव रेजिस्टेंस रीजन, सॉरी पॉजिटिव रेजिस्टेंस वाली बात कहते हैं उसे, ठीक है। कि आपका वोल्टेज बढ़ रहा है तो करंट भी बढ़ रहा है, मतलब डायरेक्ट रिलेशन होता था वोल्टेज और करंट का, डायरेक्ट रिलेशन हमने देखा है। ये आपको ओम्स लॉ में भी पता है कि वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा या करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है। पर जब ये उल्टा होने लगे कि मतलब कि आपका
करंट बढ़ रहा है पर वोल्टेज घटने लगे, मतलब इन्वर्स काम होने लगे, ठीक है। ऐसा होता नहीं है जनरली, आपका वोल्टेज बढ़ता है तो करंट भी बढ़ता है, करंट बढ़ता है तो वोल्टेज भी बढ़ता है, दोनों साथ में बढ़ते हैं, ठीक है। पर अगर आपका वोल्टेज बढ़ने लगे और करंट घटने लगे, ठीक है, या फिर करंट आपका बढ़ने लगे और वोल्टेज घटने लगे, तो वो जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि आपका रेजिस्टेंस उल्टा काम कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो वाला पोर्शन जो हो जाता है उसे बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस वाला रीजन, क्योंकि यहाँ पे आपका रेजिस्टेंस एक तरह से पॉजिटिवली काम नहीं कर रहा, उल्टा काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जब V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता था, हम लिखते थे V इजिकल टू आई आर, ये हमारा एक फॉर्मूला बनता था ओम्स लॉ का, V इजिकल टू आई आर, ठीक है। तो यहाँ पे जो R है वो इस केस के लिए होता था, पर जब V और I एक दूसरे के उल्टे चलने लगे तो ये जो रेजिस्टेंस होता है उसे नेगेटिव रेजिस्टेंस बोलते हैं, कि आपका रेजिस्टेंस उल्टा काम कर रहा है, ठीक है, मतलब कि करंट बढ़ रहा है पर वोल्टेज घट रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, और इसी रीजन पे ही यूजेटी से काम करवाया जाता है। अगला हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर, वो कैसे काम करता है, वो इसी रीजन पे काम करता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। यहाँ पे आ जाता है सैचुरेशन, क्योंकि आपका एक टाइम ऐसा आता है कि ये रेजिस्टेंस घटना बंद हो जाता है, कम होना बंद हो जाता है, क्योंकि इतने सारे चार्ज कैरियर्स आ गए हैं कि अब उसे ज़्यादा डिफरेंस दिख नहीं रहा होता। स्टार्टिंग में उसे बहुत डिफरेंस दिखता है, क्योंकि यहाँ पे पहले कुछ यहाँ पे होल्स होते ही नहीं है, पर एकदम से जब बहुत सारी होल्स की भरमार आती है तो रेजिस्टेंस एकदम से डिक्रीज़ होता है, ठीक है। और रेजिस्टेंस एकदम से डिक्रीज़ होगा तो V1 एकदम से डिक्रीज़ होगा, V1 एकदम से डिक्रीज़ होगा तो VE एकदम से डिक्रीज़ होगा, तो ये VE आपका डिक्रीज़ हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसका ग्राफ बनता है। और जो मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे हमने IE क्यों बनाया, यहाँ पे हमने VE क्यों बनाया, ऐसा क्यों नहीं हुआ कि हमने VE इधर बनाया और IE इधर बनाया, ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसलिए क्योंकि ये जो VE है वो अल्टीमेटली करंट पे ही डिपेंड कर रहा है। कैसे कि जैसे ये फॉरवर्ड बाइज होगा, फॉरवर्ड बाइज होने के बाद, ठीक है, तो जैसे ये फॉरवर्ड बाइज होगा तो आपका जो करंट है जैसे यहाँ पे बढ़ेगा, यहाँ पे जैसे ही आपका करंट बढ़ेगा तो RB1 कम हो जाएगा, RB1 कम हो जाएगा तो V1 कम हो जाएगा, V1 कम होगा तो VE कम हो जाएगा। इसलिए अल्टीमेटली जो VE है वो करंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने क्या बनाया, IE को X एक्सिस में बनाया, VE को Y एक्सिस में बना दिया, ठीक है। इस तरीके से समझ सकते हैं। वैसे तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, पर एक रीज़न ये भी है कि हमने IE को इधर बनाया है और VE को ऊपर बनाया है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरे UJT की वर्किंग होने वाली है। A से लेके C तक कट ऑफ रीजन, C से लेके D तक आप सेकंड केस में चले गए, फॉरवर्ड बाइस वाले रीजन में चले गए, ठीक है। C से लेके D तक जब आपकी जो वोल्टेज है इस साइड में वो इन दोनों के मुकाबले, मतलब एंड साइड के मुकाबले कह लीजिए वो क्या हो गई है, ज़्यादा हो गई है। मतलब आपको VD प्लस V1 पार करना था, वो आपने जस्ट पार कर दिया। तो जैसे ही वो पार कर देंगे तो आप फॉरवर्ड बाइस कंडीशन में चले गए। तो उस कंडीशन में जैसे ही आप जाएंगे तो एकदम से कौन से रीजन में घुस जाओगे, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में, ठीक है। फिर एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जब आपकी ये वोल्टेज और डिक्रीज़ होना बंद हो जाएगी, ये रेजिस्टेंस और डिक्रीज़ होना बंद हो जाएगा, तो वो जो उसके बाद का जितना भी आप वोल्टेज होगी वो सिंपली क्या होगा कि आपकी वोल्टेज कांस्टेंट हो जाएगी, करंट आपका बढ़ता रहेगा, क्योंकि सैचुरेशन आ गया, करंट आता रहेगा, ठीक है, करंट चलता रहेगा, रेजिस्टेंस कांस्टेंट हो गया, करंट जितना था पहले उतना ही उसी स्पीड से बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो करंट आपका बढ़ता रहता है, वोल्टेज आपकी कांस्टेंट हो जाती है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, इनका नाम लिख लेते हैं। जैसे कि ये वाला पॉइंट जो होता है इसको बोलते हैं वैली पॉइंट, ये होता है आपका वैली पॉइंट। और जो ऊपर वाला पॉइंट है इस पॉइंट को बोलते हैं पीक पॉइंट, पीक पॉइंट। तो इस पीक पॉइंट पे दो वैल्यूज़ होंगी, एक एक्स एक्सिस की होगी, एक वाई एक्सिस की। इस पॉइंट पे जो करंट होगा उसका नाम देते हैं IP, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो भी वोल्टेज होती है उसको नाम देते हैं VP, ठीक है। इस पॉइंट पे जो भी वोल्टेज होगी मतलब वाई एक्सिस में, ठीक है तो वो VE का ही पार्ट, और उस पॉइंट पे जो स्पेशल नाम उसको दे देते हैं वो देते हैं VP, जिसे बोलते हैं पीक पॉइंट वोल्टेज, और इसको बोलते हैं पीक पॉइंट करंट, ठीक है। कि इस पीक पॉइंट पे जो वोल्टेज है उसका नाम हो जाएगा पीक पॉइंट वोल्टेज, और जो करंट है उसका नाम हो जाएगा पीक पॉइंट करंट, ठीक है। ये पीक पॉइंट करंट है और ये आपका पीक पॉइंट वोल्टेज है। ये पॉइंट जो है इसको बोलते हैं वैली पॉइंट, ठीक है, क्योंकि थोड़ा नीचे आ गया इसलिए इसे वैली बोलते हैं। अब वैली पॉइंट पे जो करंट होगा उसे बोलेंगे वैली करंट। तो इस पॉइंट पे जो भी करंट होगा नीचे की तरफ IV, उसको बोलेंगे वैली करंट, और इस पॉइंट पे जो भी वोल्टेज होगी उसको बोलेंगे वैली वोल्टेज, ठीक है, VV, और वैली करंट, वैली वोल्टेज, वैली करंट, ठीक है। और ये पोर्शन जितना बड़ा होगा, आपका नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन जितना ज़्यादा बड़ा होगा उतना आपका बेटर UJT डिवाइस होगा,
क्योंकि आप ज़्यादा उस पोर्शन में से काम करवा सकोगे, ठीक है। मेनली इसका काम जो होता है वो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन में होता है, तो जितना ये बड़ा होगा उतना बेटर रहेगा। तो आपको उस हिसाब से यूजेटी चूज़ करना होता है। जो इसमें भी एक क्वेश्चन होते हैं कि किस टाइप का यूजेटी आपको इस्तेमाल करना है, जिसका एक रेशियो होता है, वो बताऊँगा आपको कि वो रेशियो जिसका ज़्यादा होगा वो ज़्यादा बेटर यूजेटी माना जाता है, ठीक है। तो बाद में देखेंगे, पर अभी फ़िलहाल इसकी वर्किंग में यही सब था। ये पीक पॉइंट वोल्टेज और इसी पॉइंट पे आपका जो करंट होगा वो पीक पॉइंट करंट, इस पॉइंट पे जो भी वोल्टेज होगी वो वैली वोल्टेज, और इस पॉइंट पे जो भी करंट होगा वो वैली करंट, ये उनके नेमिंग है, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी वर्किंग है। 3 रीजन है, कट ऑफ रीजन जो कि रिवर्स बायस कंडीशन में आता है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन आपका फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आता है, और जो सैचुरेशन रीजन है वो भी फॉरवर्ड बायस कंडीशन में आता है, पर वो वाला पार्ट होता है फॉरवर्ड बायस कंडीशन का जब आपका करंट अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यहाँ पे इस पोर्शन में, तो उस समय फिर आपका रेजिस्टेंस RB1 सैचुरेट हो जाता है, उससे ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हो सकता वो, ठीक है। तो जो पोर्शन होता है फॉरवर्ड बायस का उसे कहते हैं सैचुरेशन रीजन, ठीक है। तो आज का लेक्चर बस इतना ही है। आगे हम देखेंगे रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कैसे वर्क करता है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच।